जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, उसके पहले देखते हैं सुर्खियाँ। गुजरात के ऊना में फिर दलितों के साथ मारपीट, जानबूझकर दलितों को बनाया जा रहा है निशाना। हरियाणा के रोहतक में दलित लड़की से गैंगरेप, दलित लड़की इसके पहले भी हो चुकी है हवस का शिकार। और नागपुर में आपस में भिड़ गए भाजपा कार्यकर्ता, नारायण राणे के पुतला जलाने को लेकर हुआ विवाद। गुजरात राज्य के ऊना में फिर दलितों पर अत्याचार का मामला सामने आया है, जहां इस नए वीडियो के वायरल होने से अब ये साफ हो गया है कि गुजरात में अब जानबूझकर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी चारों ओर निंदा की जा रही है। देश के गुजरात राज्य में अब दलितों को जबरन परेशान किए जाने की घटना से अब ये शपथ हो गया है कि दलितों पर जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही 4 दलित लड़कों की गोरक्षण के मामले में पिटाई का मामला शांत हुआ भी नहीं था। यह गुजरात के ऊना में फिर दलितों को मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं व्रजलाल सादिया पोरबंदर से। यहाँ ही पोरबंदर में एक बड़ा सा जो हमने आंदोलन किया था, यहाँ पोरबंदर में सुबह 10 बजे से लेकर हमने यहाँ बढ़िया रैली निकाली थी। जो ये सोडाना प्रकरण और जो समढ़ियाला प्रकरण दोनों के लेकर हमने यहाँ एसपी और कलेक्टर को आवेदन पत्र के लेकर हम यहाँ सभी करीब से यहाँ ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी थी। उसी के साथ हमने यहाँ आवेदन पत्र देने के लिए पहले हम एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने हमने प्रॉमिस करके हम वहाँ से निकले और वहाँ से कलेक्टर कचहरी पे जाए। वहीं से कोई आवारा तत्वों ने दंगा किया और हमारे दलित समाज के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसी में करीब यहाँ 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसी में ज़्यादा हमने अस्पताल में एडमिट करवाए। ज़्यादातर पुलिस में यहाँ जो दंगा से ज़्यादा ये मार खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। करीब यहाँ से 15 से 17 लोग ने हमने एडमिट करवाए। उसी में 3 से 4 लोग का यहाँ जो हाथ और पैर में फैक्ट्री तक उसी का जो पुलिस ने जो अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, उसी पर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है, तो एक्शन नहीं भी लिया। तो कम से कम पुलिस पर जो उसने जो दलितों पर लाठीचार्ज किया से उसी में जब ज़्यादातर ये पुलिस उनके ऊपर कार्यवाही करे और ये उनको सस्पेंड करवाए, जल्दी से न्याय दिलवाए। दलित जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं जो अत्याचार कर रहे हैं, तो यह ज़्यादातर यहाँ अत्याचार करने वाला पुलिस शासन और प्रशासन है। तो कम से कम आप पुलिस को आप प्रॉमिस दिलवाइए और दलित को न्याय दिलवाइए। यही मेरी शांति अपेक्षा है। जय भीम बुधाई। गुजरात के ऊना में दलितों के साथ किए गए इस अभद्र व्यवहार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में किस तरह का गुंडा राज चल रहा है। यही नहीं, इस वीडियो में एक दलित वृद्ध को भी लकड़ियों से मारा जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में ऐसा दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है और ये किस मंशा से किया जा रहा है, ये समझ से परे है। और पुलिस विभाग क्यों चुप बैठा है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यहाँ जो गुजरात के ऊना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो समड़ेड़ गांव है, वहाँ कुछ दलित लोग ऐसे हैं जो मृत पशुओं के खाल निकालने का व्यवसाय करते हैं। लेकिन जो गौरक्षक है वो लोगों ने उसको पीटा, बुरी तरह गांव में नंगा घुमाया और कचहरी जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने नंगा करके उसको बहुत बुरी तरह से पीटा, मारा और उसका जो व्हाट्सएप वीडियो बनाकर पूरे
इलाके में घुमाया है और वो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को पता चला कि ये लोगों ने कितनी बुरी तरह उन लोगों को पीटा है। और उसके अनुसंधान में हमने पोरबंदर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करा है, जिसमें 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है। ये बहुत शांतिप्रिय रैली है और ये जो रैली है ये वो काम करेगी जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि हम जो विरोध कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार नहीं है, पर हमें सदियों से जो हम पर गुलामी और जो हम पे अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध में है, ताकि तंत्र को भी पता चले, लोगों को भी पता चले और अलग अलग जो जातियों के लोग हैं उनको भी पता चले कि दलित जाति क्या है, दलित जाति के सामने क्या करना चाहिए। उनको मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। वो शिक्षण से अभी तक लापरवाह है, इसलिए वो ये धंधा, ये जो व्यवसाय है उसमें लगे हुए हैं, ताकि ये लोगों को पता चले जो गौरक्षक अपने आप को मानते हैं कि हम गौरक्षक है, लेकिन वो कितने गौरक्षक ऐसे जो अपने घर में पशुओं को रखते हैं। एक भी ऐसा नहीं है, सिर्फ राजकीय लेवल पे ये लोग आगे हैं और कुछ नहीं है। और इस तरह से वो दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसके अनुसंधान में हम पोरबंदर में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। जय भीम। हरियाणा के रोहतक में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। एक दलित छात्रा के साथ एक बार नहीं 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 5 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बिस्तर पर पड़ी ये बेजान छात्रा के साथ ऐसा हादसा हुआ है जिसे सुनकर आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। इस छात्रा के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार गैंगरेप हुआ है। पैसों के दम पर दबंगों ने इस मासूम की 2 बार अस्मत लूटी है। पीड़िता के साथ पहली बार बलात्कार अक्टूबर 2013 में हुआ था। तब यह छात्रा नाबालिग थी। पीड़िता एक गरीब और दलित परिवार से है, जिसके कारण दबंगों ने इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। पीड़िता और उसके परिवार के साथ हर वो हथकंडा अपनाया गया जिससे कि वह अपना केस वापस ले ले। ऐसा ना करने पर फिर इस हैवानियत को दोहराया गया। तारीख को मेरी लड़की को अगवा किया गया था दरिंदों ने। कहाँ से अगवा किया था? कॉलेज के पास से। कब की बात है ये करीबन 1:30-2 बजे की बात है। लड़की को मुंह बंद करके गाड़ी के अंदर खड़ा गिरा लिया और फिर उसको टॉर्चर किया, गालियाँ दी, थप्पड़ मारे, पिटाई भी करी है उसकी बुरी तरह। और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती ड्रिंकिंग करवाई, क्या पिलाया है, कुछ नशे की कोई चीज़ दी है, फिर उसके साथ बदतमीजी की और रेप किया है 500 ने। 18 तारीख के दिन पार्टी थी कॉलेज में। अच्छा। वहाँ जा रही थी और रास्ते में ये अमित नाम का जो लड़का है ये था और अनामिका थी और एक रवि नाम का लड़का था उसमें। रवि गाड़ी चला रहा था तो ये गाड़ी रोक के बोला मैम चलो हम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो लड़की को देख के, वो पड़ोस वाले को देख के गुड़िया को बैठा लिया था, लेकिन बाद में उसको साथ वो ड्रिंक दे दी वहाँ बैठते ही। 18 को तो लड़की चुपचाप घर आ गई थी। वैसे मतलब ये हादसा 18 को हुआ था और 22 को वैसे टॉर्चर किया था। लड़की ने बताया था 22 तारीख को। हाँ, जबकि रेप 18 को भी हुआ। 18 को भी हुआ। 18 की घटना थी ये सारी। अच्छा, मतलब कि 18 को लड़की हाँ, हुआ था, उसने बताया 22 को था। 22 को था। 22 को इसको जब बुला लिया था टॉर्चर करके, अगर या तो तू मतलब आ जा, नहीं तो तेरी जो वीडियो वगैरह हैं ये हम नेट पे निकाल देंगे, ऐसे बोला था इसको। तो ये डर के मारे चली गई थी। फिर इसको पता नहीं क्या खिलाया पिलाया, ऐसी गाड़ी में बिठा दिया। चंडीगढ़ मिली थी हमें, चंडीगढ़ पुलिस कोई 2 लड़कियां मिली थी, वहाँ उतर ली थी उसके पास। उन लड़कियों ने इसको पुलिस में छोड़ दिया था। अभी यह मासूम लड़की इस घिनौने हादसे को भुला भी नहीं पाई थी कि हाल ही में 13 जुलाई 2016 को फिर उन्हीं दबंगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और गला रेत कर जान से मारने की कोशिश की। इस घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर है। वहीं 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इस बारे में हमने पीड़िता के भाई से फोन पर जानकारी ली। नहीं, ये 2 बार हुआ है। एक बार 22 अक्टूबर 2013 को हुआ था। तो उस टाइम पे 5 आरोपी थे और उनका सहयोग करने वाले 2, एक लड़की अनामिका और एक लड़का रवि। 5 आरोपी जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अमित उर्फ बिट्टू, काजू उर्फ जगमोहन, संदीप, मौसम, आकाश। 22 अक्टूबर 2013 को इन 5 ने सामूहिक गैंगरेप किया था। लड़की अनामिका ने मेरी बहन को षड्यंत्र में फंसाकर इनका शिकार बनवाया था और रवि जिसने ड्राइविंग करके इस घटना में मतलब उनका साथ दिया था। चलिए, 2013 की घटना है ये। उस समय मेरी बहन टाइम बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया था, कुछ ही समय हुआ था। तो फिर वहाँ से भिवानी छोड़ने के बाद रोहतक आ गए। इसके बाद लगातार आरोपियों का दबाव हमारे ऊपर था। कभी किसी रिश्तेदारी के माध्यम से वही पैसे का लालच, जैसे तैसे भी केस को खत्म किया जाए, 50 लाख रुपए तो मिनिमम था। इसके बाद अगर कितना भी और जरूरत हो और बताओ, लेकिन जल्दी से केस को खत्म करो। लेकिन हमने केस खत्म नहीं करना था क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमें जितना और जितना नहीं आता, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमें केवल न्याय चाहिए। फिर इन लोगों ने 13 जुलाई 2016 को मेरी बहन को फिर अपना शिकार बनाया। तो पुलिस से घर जा रही थी, रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया बाबा साहब अम्बेडकर चौक के नजदीक से। पता नहीं इसको कहाँ ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको नशीला पदार्थ पिलाया जबरदस्ती। उसके कपड़ों से भी बू आ रही थी और इस वारदात को, इन्होंने वारदात को गैंगरेप किया। उन्होंने अंजाम दे के मेरी बहन को सुनसान जगह पे उसको फेंक के चले गए। उसका गला दबा के उसको मारने का भी प्रयास किया इन लोगों ने। उसको बेहोशी की हालत में वहां पे फेंक के चले गए। अहमदनगर जिले के कोपरडी में नाबालिग लड़की पर बलात्कार और हत्या के मामले में जालना जिले के भोकरदन में शहर की दुकानें बंद कर विविध पक्षों की ओर से घटना का निषेध किया गया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर उपविभागीय कार्यालय में निवेदन दिया गया। जहाँ एक और हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार लगातार सामने आ रहे हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद अहमदनगर के कोपरडी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक नाबालिग मासूम लड़की पर बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना का निषेध करते हुए जालना जिले के भोकरदन में दुकानें बंद कर निषेध रैली निकाली गई। इस निषेध रैली में विभिन्न पक्षों के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली छात्राओं ने भी भाग लिया और महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। महाराष्ट्रात निंदनीय घटना अशी घडलेली आहे। आधी दिल्लीचं लोन गल्लीपर्यंत आलेलं आहे, तरी सरकारला जाग आलेली नाही आणि आज युवतीवर महिलांवर कुठलंही म्हणजे असं त्यांच्यासाठी संरक्षण म्हणून राहिलेलं नाहीये। त्यांचं शिक्षणाचा आज किती बट्ट्याबोळ झालेला आहे, त्यासाठी सरकारने डोळे उघडून आज महिलांना संरक्षण देता येईल तेवढं आणि पाहिजे तेवढी त्यांना सुरक्षा निर्माण करून दिली पाहिजे, एवढीच आमची सरकारला विनंती आहे। प्रकरण झाले त्यामध्ये त्याचा निषेध व्हायला हवा। ज्या ठिकाणी मुली जातात त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था असायला हवी। पोलिसांनी मुलींच्या बाबतीत दक्ष असायला हवे। त्या ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी पोलिसांची पोलिसांमध्ये एक जागृती हवी की ज्या ठिकाणी मुली जातात त्या ठिकाणी सुरक्षा हवी। अशा प्रकरणामध्ये जर सुरक्षा असेल तर मुली नक्कीच एक प्रकारे प्रगतीच्या दृष्टीने वळतील आणि त्यामुळे जे अशाच प्रकारे जे हत्याकांड झालेले आहे कोपर्डे येथे त्याचा निषेध व्हायला हवे, एवढेच मी बोलते। इस घटना के बाद जहां महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उपविभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। असं वाटतं की कोपर्डा येथे जशी घटना झाली त्यांना जर शिक्षा मिळाली नाही व योग्य ती शिक्षा जर मिळाली नाही तर अजून दुसऱ्यांनाही अजून हिंमत येईल व तेही असे प्रकार करण्याचे धाडस करेल। व आमच्या भोकरदन शहरातही काही माझ्या मैत्रिणी खेडेगावातून येतात तर त्यांना सुद्धा बस स्टँडवरील काही मवाली त्रास देतात। तर मला अशी माझी विनंती आहे की काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यात
सहकार्य करावे. 13 तारखेला अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे जी महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला काळिमा फासणारी घटना घडलेली आहे, या घटनेमुळं संपूर्ण महाराष्ट्र खिन्न झाला असून या घटनेमध्ये कोणत्याही जातीशी आपण न जोडता, कोणत्या जातीचे आरोपी आहे हे न बघता, कोणत्या जातीची मुलगी आहे हे न बघता आपण सर्वांनी या ठिकाणी एकत्र येऊन याचा निषेध केला. आणि खरं म्हणजे आरोपीला जात आणि धर्म नसतो. आणि म्हणून आमची सर्वांची एकच या ठिकाणी मागणी आहे की हे जे आरोपी आहेत तर यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. ही जी घटना आहे तर ही महाराष्ट्रामध्ये एक काळिमा फासणारी घटना आहे आणि प्रत्येकाचं मन खिन्न करणारी अशी घटना आहे. त्याच्यामुळं ही घटना न्यायालयामध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये हे चालवण्यात यावं. त्यासोबत या कुटुंबियांना, पीडितेच्या कुटुंबियांना 25 लाखाची सरकारी मदत मिळाली पाहिजे. या न्यायालयामध्ये केस लढण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, ही एक मागणी आम्ही सर्वांच्या वतीनं, सर्व व्यापाऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी केलेली आहे. त्यासोबत ज्या आमच्या तालुक्यामध्ये सुद्धा आज ज्या आमच्या माता भगिनी मुली शाळेमध्ये येतात तर ह्या असुरक्षित आहेत. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजनी प्रभाग नगर सेवक मुन्ना यादव पर कांग्रेस नेता नारायण राणे के गुंडागर्दी के आरोप के बाद बुधवार को नारायण राणे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, जहां नागपुर के अजनी चौक पर इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट कर गए, जिसको छुड़ाने के लिए पत्रकारों को बीच में पड़ना पड़ा. तो आइए देखते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की फ्री स्टाइल. ये है नागपुर के अजनी चौक का नजारा, जहां भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़ बैठे और मीडिया के कैमरे के सामने. मामला यूं है कि कांग्रेस नेता नारायण राणे ने मुख्यमंत्री और अजनी के नगर सेवक मुन्ना यादव पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और मुन्ना यादव के समर्थकों ने अजनी चौक पर नारायण राणे का पुतला जलाना चाहा, लेकिन जब पुतले को लात मारी जा रही थी तभी ये दोनों बीजेपी कार्यकर्ता आपस में हाथापाई कर बैठे. सामने तो से जाने वाले उठे, अरे यार सामने तो से जाने वाले उठे, अरे यार सामने तो से जाने वाले उठे, अरे यार सामने तो से जाने वाले उठे, सामने तो से जाने वाले उठे, अरे यार. हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस फ्री स्टाइल मारपीट को छुड़ाने के लिए पत्रकारों को खुद बीच में आना पड़ा, जिसके बाद नारायण राणे का पुतला फूंका गया. कारण असं आहे की काल विधानसभेमध्ये नारायण राणे यांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांवर तसेच आमचे साई मंदिर प्रभागाचे नगरसेवक श्री मुन्नाजी यादव यांच्यावर अशी टिप्पणी केली की बा या पक्षात गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, तसेच गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांसोबत राहून या पक्षात जास्त प्रकारचे हे होतात. त्याचा निषेध करायचा म्हणून आम्ही नारायण राणेंचा निषेध करायचा आणि हा जो निषेध आहे आम्ही चालू ठेवणार आहे. जोपर्यंत नारायण राणे विधानसभेत आणि विधान परिषदेत जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत हा निषेध आम्ही चालू ठेवणार आहे. आता फक्त अजनी चौकात फक्त आम्ही इथेच केला, पण यापुढे आम्ही तो महाराष्ट्रभर गाजवणार आहे. त्यांनी एक तर जाहीर माफी मागावी, त्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही. बहरहाल जिस कारण के विरोध में ये भाजपा कार्यकर्ता यहाँ एकजुट हुए थे, उसी का नजारा आपस में भिड़कर कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया और फिर अपने विरोधकों को बोलने का अवसर दे दिया, जो इन दृश्यों को देखकर फिर बीजेपी पर शायद टूट न पड़े. मुन्ना यादव यांच्यावर 26 गुन्हे आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांवर आणि मुन्नाजी याच्यावर राजकीय गुन्हे आहेत, पण राजकीय गुन्हे आणि क्रिमिनल गुन्हे यांच्यात फरक असतो. क्रिमिनल कुठलाही गुन्हा असेल तरी आमचे अध्यक्ष त्याच वेळेस राजीनामा देतील किंवा त्याचं स्पष्टीकरण देतील आणि किंवा नारायण राणे यांनी प्रूव्ह करायला पाहिजे कागदोपत्री किंवा की कुठला गुन्हा आहे. कुठलाही गुन्हा नसताना त्याचप्रकारे जर का काँग्रेसच्या शासनात बघितलं असेल तर नरेंद्रनगरमध्ये एका 15 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार होतो, 15 जण बलात्कार करतात, त्याचं काहीच करत नाही. तेव्हा गृहमंत्री R.R. पाटील होते, ते कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही.
वर्धा में नौकरी से निकालने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे 117 होमगार्ड में 4 महिला होमगार्ड की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जहां भाजपा सरकार के होमगार्ड को उनकी सेवा से मुक्त करने के कारण वर्धा जिले में होमगार्डों ने 4 दिनों पहले भूख हड़ताल पुकार ली है। वर्धा में 350 तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में करीब 35,000 होमगार्ड सेवकों को उनकी सेवा से राज्य सरकार ने अचानक सेवा से मुक्त कर दिया गया है, जहां सरकार के इस निर्णय से एक दिन में राज्य भर के होमगार्ड घर बैठ गए, जिसके विरोध में वर्धा जिले में 117 होमगार्ड ने सरकार के विरोध में भूख हड़ताल पुकार दी थी। जहां 4 दिनों पहले बैठे होमगार्ड के इस भूख हड़ताल में 4 महिला होमगार्डों की हालत चिंताजनक हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। 4 दिवसापासून या ठिकाणी होमगार्ड्सला न्याय मिळविण्याकरता आंदोलन सुरू आहे, आमरण उपोषण सुरू आहे। आजच्या आमरण उपोषणाचा 4था दिवस आहे। एकूण 70 पुरुष होमगार्ड व 47 महिला होमगार्ड, एकूण 117 पुरुष व महिला होमगार्ड या ठिकाणी उपोषण करते आहे। आज 4था दिवस असून सुद्धा प्रशासनाचा कुठलाही प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत आलेला नाही। साधा प्रशासनाच्या प्रतिनिधीने डुंकूनही आंदोलनाकडे पाहिलेला नाही। आजची परिस्थिती ही आहे की आमच्या 3 महिला दवाखान्यामध्ये भरती केलेल्या आहे। राज्य सरकार ने अतिरिक्त कहके इन होमगार्डों को उनकी सेवा से निष्कासित कर दिया। ऐसे में पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले होमगार्ड सेवकों के लिए भूख हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं था। यही नहीं, 4 दिन बाद भी प्रशासन द्वारा इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं। ऐसे में यह भूख हड़ताल कब तक कहलाएगी, ये समझ नहीं आ रहा है। जहां होमगार्डों द्वारा अंत तक भूख हड़ताल में डटे रहने की चेतावनी दी गई है। 16/7/2016 पासून आमचं उपोषण चालू आहे आणि आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही उपोषण चालू ठेवणार आहोत। आणि आज 3 लेडीज आमच्या बीमार पडलेल्या आहेत। महासमावेशक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ॲडिशनल एसपी स्मिता पाटील मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ॲडिशनल एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होमगार्ड प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होमगार्ड महासमावेशक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होमगार्डला न्याय, होमगार्डला न्याय, होमगार्डला न्याय, होमगार्डला न्याय, होमगार्डला न्याय। इसका आमच्या हक्काची अपने पद का दुरुपयोग कर शरीर सुख की मांग करने वाले यवतमाल के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किसान राठौर पर पुलिस ने लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज किया है, जिस वजह से वैद्यकीय क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर किशन यह महिला वैद्यकीय कर्मचारी और अधिकारियों से शरीर सुख की मांग किया करते थे। डॉक्टरी पेशे को कलंकित करने का मामला यवतमाल में सामने आया है। यहाँ पर पुलिस ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर अपने पेशे का दुरुपयोग कर महिला वैद्यकीय अधिकारी और कर्मचारियों को शरीर सुख की मांग करने और लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस को 8 शिकायतें मिली है, जिस वजह से पुलिस ने डॉक्टरों पर मामला दर्ज किया है। जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आम्हाला बऱ्याच प्रकारे छळ केलेला आहे, पण आतापर्यंत आम्ही वरिष्ठ म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। पण त्यांची ही अरेरावीपणा सारखा चालूच आहे आणि आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे ते हॅरसमेंट करत आहे। त्यांची मागणी आतापर्यंत मला त्यांनी स्वतः पर्सनली त्यांच्या केबिनमध्ये आणि बाकी पण तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून मला स्वतःला त्यांनी एकांतात भेटायसाठी बोलवलेलं आहे। आणि मी एक स्त्री म्हणून आणि माझ्या घरच्यांचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी हे कोणाला आतापर्यंत सांगितलं नाही, पण आता ही अशी परिस्थिती आली आहे की मी त्यांची मागणी मान्य करत नसल्यामुळे ते मला प्रत्येक याच्यामध्ये अडचणीत आणत आहेत। माझं आतापर्यंत त्यांनी माझं वैद्यकीय बिल नामंजूर केलेलं आहे आणि प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस मी त्यांना विचारणा करते तर ते मला हेच फक्त उत्तर देतात की तुम्ही मला भेटायला काय येत नाही। म्हणजे एका लेडीज मेडिकल ऑफिसरला ते वारंवार अशा पद्धतीने वागवतात, वारंवार तुच्छतेने वागणूक देतात। आम्ही कार्यक्षम अधिकारी जर नसेल तर मला 2 वेळा तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याचा चार्ज सरांनी दिला होता आणि मला ते फोनवर बोलतात की तुम्ही मॅडम सक्षम अधिकारी नाही आहात। जर एखाद्या व्यक्ती जर तुम्ही आम्हाला चार्ज देत आहात तर तुम्ही आमची जर सक्षमता बघत असाल तरच त्यावेळेला चार्ज देतात। आम्ही इतके 24 तास काम करतो, आम्ही फिमेल मेडिकल ऑफिसर आहोत आणि
आम्हाला अशा प्रकारची वागणूक जर जिल्हा आरोग्य मार्फत जर मिळत असेल तर हे आमच्यावर अन्याय आहे। पीड़ित महिलाओं ने यह पूरी आपबीती संगठन के पदाधिकारियों के सामने रखी, जिससे संतप्त होकर संगठन ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में जाकर कर दी, जिसके पश्चात संगठन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर किशन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जिल्हा आरोग्य विभागाच्या 8 महिलांनी त्यात काही अधिकारी आहेत, काही कर्मचारी आहेत, त्यांनी THOच्या अगेन्स्ट तक्रार दिल्या आहेत। त्यापैकी 2 तक्रारीवरून आम्ही शहर पोलीस स्टेशनला IPC अंडर सेक्शन 354A हा एक गुन्हा आणि दुसरा 354 आणि 354A अंडर सेक्शन IPC या अंतर्गत गुन्हा 2 गुन्हे त्यांच्या विरुद्ध दाखल नेक्स्ट 2 गुन्हे दाखल झालेले आहेत। तपास ठाणेदार करत आहेत। तपासांती ते निष्पन्न होईल। सर नेमके तक्रारीचं स्वरूप काय? तक्रारीचं स्वरूप हे जे सेक्शुअल हॅरेसमेंट केली जाते ह्या पद्धतीने त्यांच्या तक्रारी आहेत। दोन्ही तक्रारी अंतर्गत जे आम्हाला कंटेंट आहे त्या कंटेंटनुसार आम्ही 2 FIR त्यांच्या अगेन्स्ट लॉन्च केलेले आहे। महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर काम बंद वाले कामगारों के लिए नागपुर युवक कांग्रेस ने बुधवार को मनपा टाउन हॉल में प्रदर्शन किया, जहां युवक कांग्रेस की मांग थी कि मनपा में कार्यरत प्राइवेट कामगारों को उनका निर्धारित वेतन मिलकर महानगर पालिका द्वारा सभी सुविधाओं का लाभ मिले। इस उद्देश्य से युवक कांग्रेस ने मनपा टाउन हॉल के सामने ये प्रदर्शन किया। बुधवार सुबह नागपुर के महल के मनपा टाउन हॉल में एक तरफ महानगर पालिका की आम सभा का आयोजन किया गया था, वहीं दूसरी ओर टाउन हॉल के बाहर नागपुर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मनपा के कार्यरत प्राइवेट कामगारों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जहां 8000 कामगारों के साथ महानगर पालिका प्रशासन किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है उसके विरोध में नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि नागपुर महानगर पालिका में कार्यरत प्राइवेट कामगारों के वेतन का मुद्दा काफी पुराना है, जहां निर्धारित तौर पर इन कामगारों को वेतन नहीं दिया जाता, वहीं ESI और PF जैसी सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है, जिसके लिए कांग्रेस के महासचिव प्रफुल्ल गुर्जे पाटील के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। महानगरपालिकेमध्ये कंत्राटी कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे। जवळजवळ 7 ते 8 हजार कंत्राटी कामगार महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत आहेत, मात्र त्यांना मागील अनेक वर्षांपासून किमान वेतन दराप्रमाणे सुद्धा वेतन दिला जात नाही। ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनामध्ये मी वारंवार आणून दिली, प्रशासनाच्या निदर्शनामध्ये वारंवार आणून दिली। सभागृहामध्ये त्या संबंधीचे निर्णय झाले, मात्र त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासक मागील अनेक दिवसापासून करून राहिली नाही। त्यामुळे कोट्यावधी रुपये कामगारांचं वेतन थकीत महानगरपालिका प्रशासनाकडे आहे आणि त्या संबंधित कंत्राटदाराकडे आहे। महानगरपालिका प्रशासन त्या कंत्राटदाराला सेफगार्ड करण्याचा प्रयत्न करून राहिले आणि ह्या हजारो कामगारांचं आर्थिक शोषण मागील अनेक वर्षापासून करण्याचा प्रयत्न आहे। त्यामुळे आम्ही एक मोठा भव्य मोर्चा महानगरपालिका सभागृहावर घेऊन आलो की आपण निर्णय घेतल्यानंतर सुद्धा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल तर आपल्या सभागृहाच्या अस्तित्वाची आवश्यकता काय, हा प्रश्न आम्ही विचारण्यासाठी आणि कामगारांचे न्याय हक्क मागण्यासाठी आम्ही आज मोठ्या संख्येने मोर्चाच्या द्वारे इथे कामगार एकत्रित झालेले आहेत। पिछले 6 महीनों से बुल्ढाना जिले के EST महामंडल की बसेस में ड्राइवर की कमी की वजह से बस सेवा प्रभावित होने का मामला सामने आया है, जिस वजह से मुसाफिरों के साथ स्कूली छात्रों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों से बुल्ढाना जिले के एक ST महामंडल की बसेस में टायरों की कमी की वजह से बसेस सेवा प्रभावित होने का मामला सामने आया है, जिस वजह से मुसाफिरों के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही इन लोगों को सरकारी बसेस के बदले निजी बसों से यात्रा करनी पड़ रही है, जिस वजह से इनके जेब पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी ओर निजी बसेस मनमाने दामों में मुसाफिरों से पैसा वसूल कर रहे हैं,
बुल्ढाना जिले में कुल 494 बसेस है, जिनमें से 100 बसों में टायर नहीं होने से यह बसेस भंगार में पड़े हैं। 481 गाड्याचा आपला एकूण ताफा विभागाचा, त्यापैकी 98 गाड्या आपल्या टायरसाठी उभे होते आणि त्यात आपण इथे आपल्या पंढरपूर यात्रा होती, शेगावची यात्रा होती. आपण त्यातले मॅक्झिमम म्हणजे काही जे कमी उत्पन्नवाले लांब मध्यम पल्ल्याचे लांब पल्ल्याचे जे होते गाड्या महत्त्वाचे ते सोडून किंवा इंटरेस्टेड ते न करता बाकीचे इतर जे शेड्यूल लांब पल्ल्याचे मध्यम कमी उत्पन्न देणारे ते बंद करून आपण आपले लोकल गाड्या शाळाचे लोकांचे शाळांची मुलांची कुचंबना होऊ नये म्हणून किंवा गावखेड्याचे लोकांचे शेड्यूल बंद न करता बाकी शेड्यूल चालू करून आपण पंढरपूरची 130 गाड्या जे ठेके द्यायचे होते ते आपण दिलेले आहे आणि आपल्याला याची रेडियल टायरची पर्चेस ऑर्डरसुद्धा मिळालेली परवा आणि 2-3 दिवसात आपले टायर पूर्ण आपल्याला 110 मिळतील आणि आपण आपल्या गाड्या एक मध्यंतरी जे खंड पडला होता ते गाड्या उभे झाले ते अनलोड करून आणि त्याच्या व्यतिरिक्त नॅलन टायरचं सुद्धा आपण प्रिपोन केलं ते करून आपण पूर्ण गाड्या आपल्या चालतील ते पूर्ण पूर्वक चालू करू आणि मॅक्झिमम गाड्या चालवायचा आपला प्रयत्न राहणार. डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप आगलावे द्वारा लिखित कहानी महाराष्ट्र सरकार के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जहां नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को विद्यार्थियों तक पहुंचने वाले डॉक्टर प्रदीप आगलावे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चेतना गानार ने। दर्शकों, बाबा साहब आम्बेडकर का संपूर्ण जीवन जो था वो संघर्ष से परिपूर्ण था। पूरा जीवन बाबा साहब ने संघर्ष किया। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमारे लिए मतलब युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। कई ऐसे प्रसंग बाबा साहब के जीवन में आए जब वो हताश हो गए, निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ऐसे ही प्रसंगों को एक कहानी का रूप देकर उसे 6वीं के पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम किया है डॉक्टर प्रदीप आगलावे ने, जो नागपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचारधारा विभाग के प्रमुख हैं। तो आइए इस एक ऐसी ही कहानी है जब बाबा साहब बाल अवस्था में थे और केळुस्कर के साथ उनकी मुलाकात मुंबई के एक उद्यान में हुई थी। इसी प्रसंग को उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल किया है 6वीं के पाठ्यक्रम में बाल भारती में। तो आइए इसी विषय पर उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। सर, उद्यानात भेटलेला एक विद्यार्थी, ये जो कहानी को 6वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही ने ये कहानी लिखी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन दर्शन यह हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी है। बाबा साहब के जीवन की कई घटनाएं ऐसी है जिनमें से हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपना भविष्य जो है वो भविष्य बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र शासन के शिक्षण विभाग की ओर से जो अभ्यासक्रम निश्चित किया जाता है, तो 6वीं कक्षा के लिए एक सुलभ भारती नाम की किताब है, जो किताब अंग्रेजी एवं हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य है। उस सुलभ भारती में मेरी एक कहानी जो बाबा साहब के संदर्भ में है वह उस अभ्यास किताब में ली गई है। मैंने किशोर नाम का एक मासिक जो महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल के द्वारा प्रकाशित होता है, तो किशोर के अप्रैल 2015 के अंक में वो कथा प्रकाशित हुई। सर, आपने कई कहानी बाबा साहब के जीवन के कई प्रसंगों को आपने कहानी का रूप दिया है, तो आपको कितना प्रयत्न करना पड़ा कि महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की पाठ्यक्रम में 6वीं के पाठ्यक्रम में आपकी इस कहानी को मंजूर किया जाए? ये जैसे मैंने कथा अप्रैल 2015 में लिखी थी जो किशोर में प्रकाशित हुई, तो मैंने तो उसके लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये जो किताब यानी मासिक पत्रिका है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल के द्वारा प्रकाशित होती है। और जब
6वीं कक्षा के लिए बाबा साहब के बारे में कहानी उनको लेना था, तब उनको पता चला कि ये कहानी किशोर के अंक में छपी है, तो उन्होंने वहाँ से ली। मैंने और एक बाबा साहब के बारे में एक अच्छी कहानी लिखी जो अप्रैल 2016 में किशोर में प्रकाशित हुई है। उस कादम्बरी का शीर्षक है अभी लड़ना ही है। मेरा एक मकसद है, मैं बाबा साहब के संदर्भ में जब कहानी लिखता हूँ तो कहानी ऐसी मैं लिखता हूँ कि मैंने तो पहले बताया कि बाबा साहब का पूरा जीवन जो संघर्ष है यह हर व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। तो बाबा साहब की जीवन की जो घटना है, उस घटना से विद्यार्थियों के मन में एक संस्कार होना चाहिए कि बाबा साहब इतने महान बने, लेकिन वो तो अपने जैसे बच्चे थे, वो तो अपने जैसा ही स्कूल में पढ़ते थे, तो वो यदि महान बन सकते, उनके उस घटना से, उस कहानी से बच्चों को प्रेरणा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बाबा साहब का जो जीवन था वो संघर्ष से भरा हुआ था और इसीलिए बाबा साहब किसी एक समुदाय के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, बल्कि जैसे कि आगलावे सर ने कहा कि वो सिर्फ भारत रत्न नहीं है, वो विश्व रत्न है। क्योंकि शायद बाबा साहब जैसे ही बाबा साहब ही वो एक महापुरुष है जिनको सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। इसीलिए उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों को एक कहानी का रूप दे के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश आगलावे सर ने की है यहाँ पर। क्योंकि जब एक बच्चा बाबा साहब के जीवन को अपने जीवन से जोड़ के देखेगा कि बाबा साहब का जीवन कितने कष्ट से गुजरा था, बाबा साहब बाल अवस्था में कैसे थे, वो भी गरीब थे, और इन जो समस्याओं को जो रोज़ाना बच्चे, जो गरीब बच्चे खासकर अपने जीवन में इन समस्याओं को झेलते हैं, उनकी समस्या और बाबा साहब के जो बाल अवस्था थी उनकी समस्या काफ़ी मिली जुली है। तो ऐसे में बच्चों के बाल मन पर बाबा साहब के एक अमिट छाप छोड़ेगा। और इसी के लिए हम डॉक्टर आगलावे सर से बात करने आए थे और उन्होंने कई अच्छी बातें हमको बताई जो यकीनन बच्चों के लिए, उनके बाल मन के लिए एक प्रेरणादायी होगी। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ चेतना गनार, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। बौद्ध धर्म की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के तौर पर श्रमण संस्कृति को जाना जाता है। इसे समाज के बौद्ध अनुयायी तक पहुंचाने के लिए नागपुर शहर में धम्म रैली का आयोजन किया गया। 1 महीने तक चलने वाले इस रैली में विभिन्न विहारों में भेंट देकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की प्राचीनतम धम्म संस्कृति के महत्व को बढ़ाने और समाज में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए नागपुर शहर में अनाथ पिंडक परिवार की ओर से एक उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 30 दिनों तक श्रमण जीवन व्यतीत कर पूजनीय भिक्षु संघ से तथागत बुद्ध के धम्म के ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा है। इस धार्मिक उपक्रम में शहर के विभिन्न बौद्ध संगठनाएं अपना सहयोग दे रही है। धम्म रैली का यह दूसरा वर्ष है। इस रैली की शुरुआत 15 जुलाई से की गई। 1 माह तक विभिन्न विहारों में रैली के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मध्य नागपुर के भांडी प्लॉट के विहार का यह नजारा है, जहां उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ के साथ पंचशील ध्वज हाथों में लेकर धम्म की संस्कृति को अपनाने का संदेश दे रहे हैं। जुना बीडीपेठ इथून निघालेली महाधम्म रॅली हे जुना सक्करदरा विश्वशांती बौद्धार इथे पोचलेली होती आणि तिथे भव्य दिव्य स्वागत करण्यात आलं। धम्म रॅली जे 2016-15 पासून संदेश देऊन राहिली, हर विहारात जाऊन की धम्माचा प्रचार करून राहिली, याच्याबद्दल आम्ही सर्व भंते यांचे आभारी आहोत। आणि हे सर्व आपण हर वस्तीमध्ये जाऊन शानी हर मुलांना, हर लोकांना आपण उत्साह वाढवून राहिला त्यांचा, आणि ते सर्व मुलं लोक वस्तीतले ते धम्म रॅलीमध्ये प्रसार होत आहे आणि ते बी लोक धम्माचा प्रचार हर वस्तीमध्ये करत आहे। हे जे बनते लोक हे जे धम्माच्या रॅली काढून शानी जे प्रसार माध्यम लोकांपर्यंत पोहोचत आहे, त्याच्यात आम्ही सर्व जोरदार स्वागत करून आणि त्यांचं सहभाग आहो। मी निलेश चंद्रिकापुरे, जुना सक्करदरा विश्वशांती बौद्ध समितीतर्फे आभार मानते। श्रमण संस्कृति को बढ़ावा देने और बौद्ध धम्म को बढ़ावा देने के लिए इस धम्म रैली को नागपुर शहर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं अनाथ पिंडक परिवार के इस धार्मिक उपक्रम की सराहना भी की जा रही है।
आई कुसुम सहारे फाउंडेशन की ओर से 1 अगस्त से फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। ऐसी जानकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष नागेश सहारे ने आयोजित एक पत्र परिषद में दी। साथ ही सहारे ने बताया कि यह आयोजन का 12वां साल है और इस दफा नागपुर समेत नागपुर ग्रामीण से 60 से ज़्यादा टीमें हिस्सा लेगी। आई कुसुम सहारे फाउंडेशन की ओर से आगामी 1 अगस्त से फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन शहर के रेशीमबाग मैदान में किया जाएगा। ऐसी जानकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष नागेश सहारे ने आयोजित एक पत्र परिषद में दी। साथ ही सहारे ने बताया कि यह हमारा 12वां साल है और इस दफा नागपुर समेत नागपुर ग्रामीण से 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेगी। पुरस्कार के विषय में सहारे ने बताया कि विजेता टीम को 50,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी जाएगी और उपविजेता की टीम को 30,000 रुपए नगद और ट्रॉफी फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। साथ ही अंतिम मैच यह 16 अगस्त को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट हमारा 12वां साल है और फॉर्मेट ये है कि हमारे इसमें 65 के आसपास से टीमें आती है नागपुर शहर नागपुर ग्रामीण से। और ये अच्छा तो इसमें 65 के आसपास टीम आती है और नागपुर ग्रामीण से भी टीम आती है। और इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। स्पोर्ट्स को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो उनको नॉलेज नहीं बढ़ेगा और उनको मालूम नहीं रहेगा कि स्पोर्ट्स के माध्यम से अपन ड्यूटी लग सकती, नौकरी लग सकती, रेलवे में लग सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से स्पोर्ट का कुछ बढ़े स्पोर्ट्स, ये हमारा उद्देश्य है। शुरुआत तो हम लोग 3,000 फर्स्ट प्राइज रहता था हमारा, तो अभी हमारा पहला फर्स्ट प्राइज है 50,000। तो हमारे कुल प्राइजेस है 8 प्राइजेस है और हमारे इसमें टोटल 1,30,000 का नगद राशि है। उसके बाद में हमारे इसमें 5 साइकिल देते हैं हम लोग, LED देते हैं, मोबाइल सेट देते हैं और बहुत कुछ है, टी-शर्ट्स वगैरह हम लोग बांटते रहते हैं। हमारा ये उद्देश्य है हमारी संस्था का, आई कुसुम सहारे फाउंडेशन का। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।